स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। तो चूँकि हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो चूँकि हम रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। क्योंकि अभी आप लोग क्लास 11 में आए हैं तो बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। जो हाई स्कूल और 9th में जो साइंस पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हम लोग एडवांस यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का साइंस पढ़ेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर पुनः जीरो से शुरू करते हैं कि रसायन विज्ञान जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले जीरो से उठाते हैं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि रसायन विज्ञान है क्या। आप पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके बेसिक को नहीं जानते हैं, उसके आधार क्या है उसको नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पर जीरो से शुरू कर रहे हैं ताकि अगर किसी को मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, मान लीजिए कि हाई स्कूल में आपने अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फिर भी आप अगर ये शुरू से अगर पढ़ेंगे, शुरू से हमारा वीडियो देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो है इसमें हम जानकारी लेंगे रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान है क्या, क्योंकि उसी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जनरली हमको जानना पड़ेगा ना कि रसायन विज्ञान क्या है। तो हम रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संघटन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो एक बार इसको पुनः समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान काफ़ी बड़ा है। विज्ञान कई प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान। विज्ञान को जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो विज्ञान को जब कई भागों में, जैसे विज्ञान को क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर उसके बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है तो उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, बहुत सारे कई ब्रांच है, कृषि विज्ञान हो गया। तो उसी में एक शाखा है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों के गुणों, कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है तो उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। संरचना, उस द्रव्य या पदार्थ की संरचना कैसे हुई है, उसकी संरचना बनती कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। संघटन, वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि वो जो विशेष पदार्थ है वो किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, या हो सकता है कि किसी से पदार्थ से अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना ले। तो उन सब पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारा अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो एक बार पुनः समझिए कि रसायन विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, संरचना, संघटन तथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उसकी कौन कौन सी विक्रियाएँ होती है, कौन कौन सी विक्रियाएँ नहीं होती हैं, तो इस सारी चीज़ों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला एक शब्द आता है कि ये द्रव्य क्या है, क्योंकि हम द्रव्य के बारे में ही अध्ययन करेंगे। द्रव्य का गुण जान रहे हैं, संरचना जान रहे हैं, संघटन जान रहे हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया जान रहे हैं। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य होता क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न बन रहा है आपकी, द्रव्य क्या है। तो द्रव्य देखिए, द्रव्य
वह पदार्थ है, द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है अर्थात द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा पहचान सके उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य क्या है? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो लिखेंगे कि ब्रह्मांड का वह पदार्थ, पूरे ब्रह्मांड का वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड का वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, मतलब हम कहीं रखें तो वो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, भार मतलब कि वजन हो, द्रव्यमान हो। तो ब्रह्मांड का वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अब ये ज्ञानेंद्रियाँ क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का मतलब कि शरीर के वे अंग जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान कर पाते हैं, तो उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। शरीर के जिन जिन अंगों द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं, तो उन अंगों को क्या बोलेंगे? ज्ञानेंद्रियाँ बोलेंगे। और ज्ञानेंद्रियाँ जो है 5 प्रकार का होता है। ज्ञानेंद्रिय कितना होता है? 5 प्रकार का होता है। 5 में कौन कौन है? 5 में हो गया आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, क्योंकि हम किसी भी वस्तु की अगर हम पहचान करते हैं तो इन्हीं 5 अंगों का उपयोग करते हैं। छठवां कोई ऐसा शरीर में कोई पार्ट्स नहीं है, कोई अंग नहीं है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान कर सकें। हम इन्हीं 5 के द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो इसी के कारण हम ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। तो इन 5 अंगों को क्या बोलेंगे? ज्ञानेंद्रियाँ कहेंगे। तो अगर इसको, इस डेफिनेशन को सबसे छोटे में कहा जाए तो ब्रह्मांड का वह पदार्थ जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, द्रव्य कहलाता है। और थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन अगर बनाया जाए तो लिखा जाएगा कि ब्रह्मांड का वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है, और जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है या कर सकें, द्रव्य कहलाता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कहते किसे हैं? तो शरीर के वे अंग जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं, तो उन अंगों को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। हम किसी वस्तु को देखकर पहचान कर सकते हैं, उसके ध्वनि को सुन करके पहचान कर सकते हैं, उसे छू करके पहचान कर सकते हैं, उसे सूंघ करके पहचान कर सकते हैं, और उसको टेस्ट करके, चख करके पहचान कर सकते हैं। तो हम इन 5 तरीक़ों से किसी वस्तु की पहचान करते हैं। तो इन अंगों को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। तो द्रव्य विश्व का या ब्रह्मांड का वह पदार्थ है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, और जिसकी पहचान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अगला टॉपिक है द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्य होता है वह द्रव्य ऐसा होता है कि हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकते हैं। तो अगर पहचानने की बात करें तो एक लकड़ी है तो लकड़ी को भी हम देखकर पहचान सकते हैं, और जल है तो जल को भी हम देख करके पहचान सकते हैं। लेकिन क्या दोनों एक जैसा है? लकड़ी कठोर होता है, जल जो है काफ़ी कोमल होता है। लकड़ी को हम फेंकेंगे तो बहेगा नहीं, लेकिन जल को फेंकेंगे तो क्या होगा? बहने लगेगा। मान लीजिए कोई गैस है, कोई भी गैस, हवा है, तो हवा को तो हम महसूस कर सकते हैं, मतलब कि वो द्रव्य है। हवा में भार होता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, मतलब वो द्रव्य है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो तीन तरह से हो जा रहा है। लकड़ी कुछ अलग बिहेव कर रहा है, जल कुछ अलग बिहेव कर रहा है, हवा कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो इस तरह ये सभी द्रव्य हैं, लेकिन क्या सभी एक प्रकार के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं? तो नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि द्रव्यों का वर्गीकरण करेंगे कि द्रव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं।
तो द्रव्यों का वर्गीकरण दो आधार से किया जाता है। द्रव्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो अगर भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब एक तरह से कहें कि हम अवस्था के हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं। तो अवस्था के हिसाब से भौतिक वर्गीकरण अगर हम करें, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। चूँकि एक चौथा अवस्था भी होता है, कोलाइड अवस्था होता है, जिसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो वो चौथा अवस्था हमको क्लास 11th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम उस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ तीन ही अवस्था पर बात करेंगे। तो अगर हम भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो द्रव्य का अगर भौतिक वर्गीकरण किया जाए तो तीन प्रकार से हुआ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब ठोस अवस्था हम कहते किसे हैं? तो ठोस अवस्था का डेफिनेशन होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे इस मार्कर का आयतन और आकार दोनों क्या है? निश्चित है। आप इसको कहीं भी रख देंगे, इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको उठाकर कहीं फेंक देंगे तब भी इसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको अगर 10 साल एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए या 5 साल एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए तब भी इसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ठोस है, क्योंकि इसको आप इस पर थोड़ा सा बल भी लगाया जाए तो इसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस मार्कर को हम कहेंगे कि ये मार्कर क्या है? ठोस अवस्था में है। तो एक बार पुनः परिभाषा देखिए कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे तो ज़रूर पता होगा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो जो ठोस होता है इसके अणु क्या होते हैं कि एकदम नज़दीक होते हैं और प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और यही कारण है कि इस पर जो है सामान्य बल लगाने पर या इसको कहीं पर रख देने पर इसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको ठोस कहेंगे। जो अगला इसमें है वो है द्रव। तो द्रव क्या है कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे 1 लीटर अगर आप पानी ले लें तो 1 लीटर पानी को अगर किसी बॉटल में रखते हैं तो बॉटल के आकार का हो जाता है, और किसी ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है, अगर किसी आप थाली में रख देते हैं तो थाली के आकार का हो जाता है। लेकिन पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है। मतलब कि उस द्रव का आयतन तो नहीं बदला, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहा, लेकिन अलग अलग बर्तन में रखने पर अलग अलग आकार ग्रहण कर ले रहा है। तो ऐसे अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जल है। और द्रव का एक और विशेषता होता है कि द्रव में बहने का गुण होता है। तो जनरली आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जो चीज़ बह जाए, जिसको किसी समतल पर गिराएं और उसमें अगर वो बह रहा है, एक धारा में बह रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे? द्रव कहेंगे। तो तीसरा है वो है गैस। तो गैस जो है द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। मतलब कि उसको जितना ही जगह में रखेंगे उतना ही जगह में रह जाएगा, जितना आयतन में रखेंगे उतना ही आयतन में रह जाएगा, जिस आकृति में रखेंगे उस आकृति में रह जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कि वो गैस है। जैसे हवा है,
हवा को आप जिस आकृति में रखेंगे उस आकृति में रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप लोग मेले में जो है गुब्बारा देखे होंगे, तो गुब्बारे जो है अलग अलग आकृति के होते हैं, लेकिन सभी गुब्बारों में क्या रहता है, हवा रहता है। कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो एकदम जो है बेलन के आकार का होता है, लंबा होता है। कुछ गुब्बारे एकदम गोल होते हैं, तो गोल गुब्बारे में भी हवा है, उस बेलन वाले लंबे गुब्बारे में भी क्या है, हवा है। कुछ मछली के जैसे होते हैं गुब्बारे, कुछ हाथी के जैसे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के गुब्बारे होते हैं, लेकिन सभी गुब्बारों में क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। तो इसका मतलब कि हवा जो है किसी भी आकार में, किसी भी आयतन में रह सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो अगर भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर, इसका आयतन और आकार हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे कि ये डस्टर, इसका आयतन और आकार हमेशा निश्चित है। 2 साल पहले जितना खरीदा गया था, जैसे था, जैसे डस्टर है, जिस आकार में था उसी आकार में आज भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ठोस अवस्था में है। द्रव क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो द्रव है। जैसे कि ये बोतल में जो है पानी है, अभी जो है किस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी ये क्या हो गया, फैल गया इसकी, लेकिन पानी तो उतना ही रहा। तो जितना पानी है, पानी उतना ही रहा, लेकिन इसका आकार बदल जा रहा है। ऐसे करने पर आकार बदल गया, ऐसे करे तो भी आकार बदल गया, ऐसे करे तब भी आकार बदल गया। तो इसका आकार बदल रहा है, पानी की मात्रा घट बढ़ नहीं रही है, बस इसका आकार बदल रहा है। तो इसको हम क्या कह देंगे, द्रव्य कहेंगे। मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। और पदार्थ की जो तीसरी अवस्था होती है गैस, जिसमें न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। मतलब कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे कि हमारे चारों ओर हवा है, तो हवा क्या है, गैस है। अब है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो द्रव्य को 2 अवस्था में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से द्रव्य को 2 अवस्था में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अगला जो वर्गीकरण है पदार्थों का या द्रव्य का, रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो द्रव्य को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार अगर रासायनिक वर्गीकरण देखें तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ जिसकी संरचना, या ऐसे कहें कि वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग की संरचना स्थिर रहे, जिसके प्रत्येक भाग की संरचना स्थिर रहे और निश्चित रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं जल का। तो जल का फार्मूला होता है H2O। जल का फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है H2O, या NaCl ही ले लें तो NaCl साधारण नमक है। तो अब हम जल का अणु सूत्र बनाएंगे तो कभी भी H3O या H4O नहीं हो सकता है, क्योंकि जल का अणु तभी बनेगा जब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है वैलेंसी। संयोजकता क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि O कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 2। O 3 से नहीं जुड़ सकता है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा तभी जल बनेगा। अगर एक ऑक्सीजन को आप 3 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, चाहे 4 से जोड़ेंगे तो एक तो जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी गया तो जल नहीं बनेगा। तो जल की संरचना क्या है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो इसकी संरचना क्या है, निश्चित है, स्थिर है, तो हम कहेंगे कि जल क्या है, शुद्ध पदार्थ है। उसी प्रकार NaCl साधारण नमक है जिसको हम भोजन में प्रयोग करते हैं। तो यह एक
एक ही Cl से जुड़ता है, एक Na एक ही Cl से जुड़ता है। अब सोचें कि एक Na और 2 Cl जोड़ दें तो ये तो बनेगा नहीं, और अगर मान लीजिए कि बन भी जाता है तो नमक नहीं बनेगा, क्योंकि नमक का होता है NaCl। एक Na एक ही Cl से जुड़ेगा तो इसकी संरचना क्या है, निश्चित है, तो इसको हम कहें कि ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ क्या हुआ कि वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग की संरचना या संगठन कहें निश्चित होती है, स्थिर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा इसका है मिश्रण। जो दूसरा भाग है वो क्या है, मिश्रण। तो मिश्रण ऐसे नाम से ही स्पष्ट है कि मिश्रण का मतलब कि इसमें जरूर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में आके मिलने वाले हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, मिश्रण कहेंगे। कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना कि इस मिश्रण में जो है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ ही मिलाएंगे। ये किसी भी प्रकार के पदार्थों का आपस में मिलाया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है, बस वही हो गया मिश्रण। तो इसके नाम से स्पष्ट है, मिश्रण मतलब कि कोई पदार्थों को इसमें मिला देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो अब शुद्ध पदार्थ का अगर हम बंटवारा करें, शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण किया जाए तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। पहला क्या है, तत्व, और दूसरा है यौगिक। तो अगर हम तत्व की बात करें कि तत्व क्या है, तो तत्व शुद्ध पदार्थ का एक छोटा सा अवयव होता है। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ का एक छोटा सा अवयव होता है, या ऐसे कहें कि तत्व किसी पदार्थ का वह अवयव है, तत्व किसी पदार्थ का वह भाग है या वह अवयव है या वह सूक्ष्म भाग है जिसको हम किसी भी विधि द्वारा 2 अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व क्या है, तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम रासायनिक विधि या किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम उसे 2 अलग अलग गुणों वाले 2 अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अब हम जैसे जल को ही ले लेते हैं, तो जल को हमने बताया कि ये शुद्ध पदार्थ है। अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन अलग कर लें, ऑक्सीजन अलग कर लें, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये संभव है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि जल जो है शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि एक ऑक्सीजन से जब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर संरचना निश्चित है, तो इसको हम क्या कर देंगे, शुद्ध पदार्थ। लेकिन जल का गुण कुछ अलग होता है। अब जल को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करें, अलग बहुत सारे प्रोसेस हैं इसको बांटने का, तो ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है, तो तत्व है, हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। अब अगर कोई कहे कि आप ऑक्सीजन को क्या कीजिए कि 2 जगह बांट दीजिए, और 2 जगह बांटना इस प्रकार है कि इसका भी गुण अलग हो, इसका भी गुण क्या हो, अलग हो, तो ये संभव नहीं है कि हम ऑक्सीजन को 2 जगह बांट दें अब दोनों का गुण क्या हो, अलग अलग हो। अब हम ये संभव नहीं है कि हम हाइड्रोजन को 2 जगह बांट दें, दोनों का गुण क्या हो, अलग अलग हो, ये संभव ही नहीं है। तो तत्व क्या है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी विधि द्वारा अगर हम अलग अलग बांटेंगे, किसी विधि द्वारा अलग अलग बांटेंगे तो वो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं बटेंगे। मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन को 2 जगह बांटें तो दोनों का गुण एक ही होगा, ये नहीं कि एक तरफ का गुण अलग हो जाएगा, एक तरफ का गुण अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। तो तत्व क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा जो है अलग अलग पदार्थों वाले, अलग अलग गुण वाले पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। और तत्व का अगर वर्गीकरण करें तो तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे बोलेंगे कि वह पदार्थ, वह तत्व, या कह सकते हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जिसमें विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन होता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का चालन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अधातु क्या हुआ कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन नहीं होता है, उसको क्या कह देंगे, अधातु। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ अपवाद ऐसे हैं जो विद्युत का चालन करते हैं लेकिन धातु के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं।
तो उन अपवादों को छोड़ के, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ अपवाद भी हैं जो किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आप उस अपवाद को इस डेफिनेशन से जोड़ेंगे तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो उन अपवादों को छांट के हम बता रहे हैं। वो सब अपवाद हैं, क्योंकि कुछ अपवाद जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है लेकिन ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो ग्रेफाइट लेकिन अधातु की श्रेणी में रखा गया है। और धातु का परिभाषा है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है या ऊष्मा का चालन करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो उन अपवादों को हम छांट करके बात कर रहे हैं कि धातु क्या है। तत्व को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या है कि वे पदार्थ, या कह सकते हैं कि तत्व का वह भाग, या ऐसे कह सकते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है तो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया या पीतल हो गया, तो इसमें सब विद्युत का भी प्रवाह होता है और ऊष्मा का भी प्रवाह होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अधातु का मतलब हुआ कि धातु का उल्टा, मतलब कि जो ना तो विद्युत का प्रवाह करे और ना ही ऊष्मा का प्रवाह करे, मतलब कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अधातु कह देते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या है, अधातु है। तीसरा है उपधातु। तो उपधातु का मतलब हुआ कि उपधातु जो है वह पदार्थ होता है जिसमें धातु के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ अधातु के भी गुण होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अपवाद है कि वे पदार्थ जिसमें कुछ धातुओं का भी गुण पाया जाता है और कुछ अधातुओं का भी गुण पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो ये 3 चीज़ें हुआ, इसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है तो इसको हम कह देंगे धातु है। जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम क्या कह देंगे, अधातु है। और उपधातु क्या है कि जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता हो और अधातु का भी गुण पाया जाता हो तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो उपधातु है। मतलब अल्प मात्रा में कुछ धातु का भी गुण उसमें पाया जाएगा, कुछ अधातु का भी गुण पाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। तो ये तो हुआ तत्व वाला। अगर आप यौगिक पर आते हैं, यौगिक किसे कहेंगे, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं और अनुपात में मिलाने से कोई अगर एक नया पदार्थ बने, कोई एक नया पदार्थ बने और उस नए पदार्थ का गुण इन तत्वों से क्या हो, अलग हो, तब उसको हम क्या कहेंगे कि वो यौगिक है। ध्यान से समझना, इस चीज़ को हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यौगिक। तो यौगिक का परिभाषा एक बार पुनः बता दें कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें इन तत्वों की एक निश्चित संगठन हो, मतलब कि निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाया जाए और यहाँ से जो पदार्थ बने उस पदार्थ का गुण इनसे भिन्न हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं जल का। तो जल कैसे बना है, तो 2 पदार्थ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। जल किससे बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर संरचना इसकी निश्चित संरचना है, क्योंकि H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये संरचना निश्चित है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो जल जो है शुद्ध पदार्थ का भी उदाहरण है और यौगिक का भी उदाहरण है। तो लेकिन एक विशेषता है कि ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जो जल का गुण है वो ना तो हाइड्रोजन जैसा है और ना ही ऑक्सीजन जैसा है। तो जल का जो गुण है वो ना तो ऑक्सीजन जैसा है ना ही हाइड्रोजन जैसा है। इन दोनों के गुण से भिन्न इसका एक अपना तीसरा गुण है, तो हम जल को क्या कह देंगे कि ये यौगिक है। यौगिक का परिभाषा होता है कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है और इस संयोग में इन तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, तो हम उस बनने वाले पदार्थ को क्या कह देते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप जो है जल सबसे अच्छा उदाहरण है। जल के अलावा अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जल सबसे बेहतर उदाहरण है क्योंकि दैनिक जीवन में जो है रोज़ आप इसको देखते हैं। तो जल किससे बना है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इनका रेशियो कितना है 2:1। एक निश्चित अनुपात भी है 2:1। और इस जल का एक अपना तीसरा गुण है, जल के पास ना हाइड्रोजन का गुण है और ना ही जल के पास ऑक्सीजन का गुण है, तो इसके पास एक अपना तीसरा गुण है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह जो जल है वो यौगिक है। और जो यौगिक होता है वो 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण है काफ़ी आसान है। कार्बनिक यौगिक का मतलब हुआ कि वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है और यहाँ पर NaCl होना चाहिए। हाँ, तो यौगिक को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, तो उसको हम क्या कह देंगे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और अकार्बनिक में क्या कहेंगे कि वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें देखिए C कार्बन मौजूद है, तो इसको हम कह देंगे कि ये कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक में देखिए NaCl साधारण नमक, जल भी आप ले सकते हैं, इन दोनों में कार्बन उपस्थित नहीं है, मतलब कि ये क्या है अकार्बनिक यौगिक है। तो ये हमारा बंटवारा हुआ। और लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण को हमने बताया कि मिश्रण नाम से स्पष्ट है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के जो है कई पदार्थों को मिलाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा मिश्रण प्राप्त होगा। लेकिन जब आप पदार्थों को मिलाएंगे तो मिश्रण 2 प्रकार से बनता है। जो पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि वह मिश्रण जिसमें मिलाए गए जो अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कि मिलाए तो हैं लेकिन अलग अलग देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे समांगी मिश्रण। जैसे चीनी को आप जल में मिला दीजिए तो एक जल अलग पदार्थ हो गया, चीनी अलग पदार्थ हो गया, लेकिन दोनों को जब हम मिला देंगे एक में तो क्या उसको हम अलग अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चीनी क्या हो जाएगा जल में घुल जाएगा। और जब चीनी जल में घुल जाएगा तो चीनी दिखाई नहीं देगा, केवल क्या दिखाई देगा जल जैसा ही दिखाई देगा। तो उस मिश्रण को हम कहेंगे कि वो क्या है समांगी मिश्रण है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, ना जल को अलग देख पा रहे हैं ना चीनी को अलग देख पा रहे हैं, दोनों क्या हो गया एक दूसरे में मिल गया है, तो उसको हम कहेंगे कि वो समांगी मिश्रण है। दूध में अगर आप पानी मिला दें तो हम पानी और दूध को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, मतलब दोनों का मिश्रण जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। उसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि वह मिश्रण जिसमें मिलाए गए या अलग अलग जो एलिमेंट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे आप क्या करें कि चावल में गेहूँ मिला दीजिए, चावल में गेहूँ मिलाएंगे तो चावल अलग दिखाई देगा, भले मिला है मिश्रण बना हुआ है लेकिन चावल अलग दिखाई देगा, गेहूँ अलग दिखाई देगा। जैसे मिश्रण का इसका विषमांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है नमकीन, क्योंकि अब नमकीन देखते हैं तो नमकीन में जो है अलग अलग वैरायटी, कुछ छोटे बड़े मूंगफली अलग होता है, उसमें हो सकता है कि चना अलग हो, तो कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के ही मिले रहते हैं, लेकिन सब अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं और मिले हुए भी हैं। तो अलग अलग हम देख भी पा रहे हैं और मिश्रण भी है, तो उसको हम क्या कह देंगे विषमांगी मिश्रण। लेकिन समांगी मिश्रण में हम पदार्थों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं, शरबत में मान लीजिए कि आपने चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया और थोड़ा सा नींबू डाल दिया, तो क्या हम तीनों को अलग अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जब नहीं देख पाएंगे तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। तो ये हमारा हुआ द्रव्य और द्रव्य का वर्गीकरण। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है चालू हो सके। ये हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री का पहले लेसन का पहला वीडियो है, तो आप जो है वीडियो को शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए और जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।